नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस दंगल पर, जिसके अंदर हम बहुत ही बेसिक से केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपको मेरा पिछला लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं AMU के बारे में। जो छोटे जो एटम्स होते हैं उनका वेट करने की एक यूनिट होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को शुरुआत में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इन चैप्टर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आना ज़रूरी है, जिसमें हम रिएक्शंस के अंदर जो हमारे रिएजेंट्स यूज़ होंगे वो किस अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो किस अमाउंट में बन रहे हैं, इन सब को जानने के लिए, इन सब का एक अच्छी कैलकुलेशन करने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि पहले मोल कॉन्सेप्ट आता हो। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक की बात कर लेते हैं जो है AMU के बारे में। तो हम देखते हैं कि AMU क्या होता है। फुल फॉर्म होती है इसकी एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म होती है इसकी एटॉमिक मास यूनिट, यानी कोई एटम का मास बताने के लिए जो है वो इस यूनिट का यूज़ किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, यानी कार्बन के आइसोटोप होते हैं अलग अलग टाइप के, उन समस्थानिकों में से एक होता है कार्बन 12। तो C12 जो है इसका हम लेंगे एक एटम। C12 का एक एटम लिया, उसको हमने क्या किया कि वो जो एक एटम था उसको 12 बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके का जो एक एटम है उसको क्या किया हमने, 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, तो हर एक जो पार्ट होगा उस एक पार्ट का जो वेट आता है वो एक AMU के बराबर होता है। यानी एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको अगर किलोग्राम में करेंगे तो 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इतना वेट एक AMU के बराबर होता है। आई बात समझ में? जो हमें एक AMU देखते हैं वो क्या होता है कि कार्बन 12 का एक एटम लिया, सिर्फ एक एटम, उसको 12 पार्ट के अंदर, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर जो एक पार्ट होता है उसका जो वेट होता है वो होता है एक AMU के बराबर। और एक AMU का अगर हम किलोग्राम में वेट देखें तो ये होता है, और अगर हम ग्राम के अंदर वेट देखें तो ये होता है। इतनी बात क्लियर? अब देखो, हमने जब पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने क्या देखा था कि जो प्रोटॉन है उसका वेट कितना था, 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यहाँ पे ये देखो कि ये वाला जो प्रोटॉन का वेट है वो एक AMU से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए हमने क्या देखा था कि इसका एक AMU के अंदर वेट जो है वो AMU के अंदर कितना था, 1.0072 AMU। समझ में आई क्या होता है AMU का मतलब? तो हमने क्या देखा कि एक AMU जो है वो एटम का वेट करने की एक यूनिट है, एटम का वेट काउंट करने की एक यूनिट है। और कार्बन 12 के एक एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। उसमें से हर एक पार्ट का जो किलोग्राम में या ग्राम में हमने जो वेट लिया है वो ये वेट एक AMU के बराबर होता है। यानी ये रेफरेंस मान लिया कि हम जब भी एक AMU की बात करेंगे तो उसके अंदर हम इतने ग्राम लेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये हमने बात कर ली कि एक AMU किसके बराबर होता है। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। उसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि मोल की परिभाषा क्या होती है। फिर हम ये देखेंगे कि अलग अलग चीज़ हमें जब दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर तो उनके अकॉर्डिंग हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी मोल की परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। तो क्या होता है कि कार्बन 12 जो है उसमें उसके 12 ग्राम कार्बन का, जो कार्बन 12 वाला समस्थानिक या आइसोटोप था उसको 12 ग्राम लिया। और इसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे उसको क्या बोल दिया कि 1 मोल थे। ध्यान से सुनो, क्या था कि कार्बन 12 का
के कार्बन 12 जो था एटम, उसके 12 ग्राम ले लिए और उनमें से जो एटम थे उनको गिन के देखा, तो वो जो नंबर आता है वो किसके बराबर था? 1 मोल के बराबर था। देखो कैसे कि जो ये है कि एक जो कार्बन का एक एटम है, कार्बन का जो एक एटम है उसका वेट होता है 1.9962 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इतनी बात क्लियर है? एक कार्बन का वेट इतना होता है, तो साफ साफ ये देखो कि 1.9962 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। तो हम क्या देखेंगे कि हमने अगर 1 ग्राम कार्बन ले लिया तो उसके अंदर कितना होगा? 1/1.9962 इंटू 10⁻⁻23। तो हम क्या देखेंगे कि हमें तो कितना लेना है? 12 ग्राम लेना था, तो 12 ग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर आ जाएगा ये। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6.02 इंटू 10⁻23। इतनी बात क्लियर है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या होता है कि 1 मोल, और 1 मोल जो कितना था? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम के अंदर इतने कार्बन परमाणु प्रेजेंट है। तो क्या बोला इसको कि ये जो है 1 मोल कार्बन जो होगा उसके अंदर इतने परमाणु हैं, यानी 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर वो एटम का 1 मोल ले रखा हो और अगर किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल ले रखा हो तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखो कि ये जो संख्या है इसको बोलते हैं Na, जिसको हिंदी में अवोगाद्रो और अगर इंग्लिश में देखें तो एवोगैड्रो बोल देते हैं। इसको एवोगैड्रो नंबर इसको बोल दिया जाता है। तो हम क्या देखें कि अगर हमारे पास आता है कि 1 मोल के अंदर कितने अणु या परमाणु होते हैं, तो हम लिखेंगे 1 Na इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देखा कि 1 मोल जो था उसकी डेफिनेशन क्या थी और ये हमें जो कैलकुलेशन मिलती है ये किस तरह से मिली वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जब हमें कि उसने क्वेश्चन के अंदर कोई भी अमाउंट दे रखी हो, कोई वॉल्यूम दे रखी है, कोई मोलैरिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इसके अलावा उसने नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कैसे निकालेंगे उन पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखो मोल कैसे निकालते हैं। अगर हमें उसने क्वेश्चन के अंदर जो एटम्स ले रखे होंगे उनका वेट दिया हुआ होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ एटम्स, गिवन वेट ऑफ एटम्स अपॉन में उस एटम का एटॉमिक वेट कितना है, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक वेट कितना है वो। यानी पहला फॉर्मूला अपने पास ये आ गया कि दिए गए परमाणुओं का भार किस में लेंगे? ग्राम में। अगर ये ग्राम में है तो हम जो एटॉमिक वेट लेंगे, परमाणु भार लेंगे, वो भी ग्राम में लेंगे। दूसरा अपने पास ये आता है कि गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणुओं का दिया गया भार अपॉन उसका लेंगे इस कंडीशन में मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें उसने परमाणुओं का भार दे रखा है तो हम परमाणु भार से डिवाइड करेंगे, और अगर अणुओं का भार दे रखा है तो हम अणु भार से डिवाइड करेंगे। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा कि उस वेट के अंदर, उस दिए गए वेट के अंदर उसके कितने मोल हैं। नेक्स्ट 3 नंबर आता है अपने पास कि अगर हमें वो एटम या मॉलिक्यूल्स का नंबर दे दे कि इतने एटम्स हैं या फिर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या आएगा कि गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन Na इज इक्वल टू
6.02 × 10⁻23 क्योंकि Na बराबर ये होता है। तो देखो कि अगर हमें उसने क्वेश्चन के अंदर परमाणु दे दिए कि इतने परमाणु हैं तो उसके मोल्स बताओ, तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.02 × 10⁻23 से अपन डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें उसने मॉलिक्यूल्स का नंबर दे रखा हो तो हम इससे डिवाइड करने से हमें उस मॉलिक्यूल के मोल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास उसने क्या दे रखा हो, मोलैरिटी या मोलरता दे रखा हो, उस कंडीशन में हमें क्या होगा कि जब मोल निकालेंगे तो मोल आ जाएंगे, मोल इज इक्वल टू मोलरता इनटू आयतन। आयतन या वॉल्यूम जो है वो हम किस में लेंगे, लीटर में। यूनिट का पूरा ध्यान रखें, अगर यूनिट में कोई गलती करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर मोलरता अगर हमें उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल तो लेंगे, लेकिन मोलरता होती क्या है। मोलरता देखो एक कंसंट्रेशन की एक फॉर्म होती है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला होता है कि हमें कोई जो सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर जो सोल्यूट हमने डाला है उसके कितने मोल्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। ठीक है, तो देखो कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो किस में लेंगे, लीटर्स में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका एक जो विजुअलाइजेशन है वो कैसे होता है कि दिए गए वॉल्यूम के अंदर हमने जो सोल्यूट डाला है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मोल्स होंगे वो क्या होगी, उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी, जिसको हम ये बोलेंगे कि इतने मोलर कंसंट्रेशन का ये सॉल्यूशन जो है वो अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाए, देखो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे पास यही तो बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरता या मोलैरिटी इनटू आयतन। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसने अगर हमें आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस दे दी और उस आइडियल गैस की कुछ चीज़ें जो हम इस फॉर्मूले में देखेंगे वो हमें दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे P होता है प्रेशर यानी दाब, V होता है वॉल्यूम यानी आयतन, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। अब ये जो R है इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट्स, हम जब इनकी यूनिट्स चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जनरली जब हम इसको ऐसा यूनिट्स के अंदर यूज़ करते हैं तो R की वैल्यू होती है 8.314 और N जो है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो N इज इक्वल टू PV अपॉन RT होगा। इतनी बात क्लियर है। यानी हमें जब क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया कि एक आइडियल गैस है जो इतने प्रेशर, इतने वॉल्यूम और इतने टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, तो आप ये बताओ कि उस गैस के कितने मोल जो है वो होंगे, तो N इज इक्वल टू PV अपॉन RT के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। फिर देखो नेक्स्ट एक और बचता है, अगर वो हमें क्या करता है कि STP पर किसी गैस का आयतन दे देता है, उसने ये बोल दिया कि STP पर किसी गैस का आयतन इतना है, तो बताओ कि उस गैस के कितने मोल प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। उस कंडीशन में जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा दिया गया STP पर गैस का दिया गया आयतन यानी वॉल्यूम अपॉन 22.4। यहाँ पर जो वॉल्यूम लेंगे वो लीटर में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि एक मोल के अंदर STP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो है वो 22.4 लीटर होता है। क्लियर है, यानी अगर हमें वो क्वेश्चन के अंदर STP पर गैस का आयतन दे देता है तो हम इस तरीके से उस गैस के मोल निकाल लेंगे।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एसटीपी क्या होता है। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब कि इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी, और उस वैल्यू और वो जो वैल्यू है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो कंडीशंस अगर हम रखते हैं तो एक मोल गैस, कितनी, एक मोल गैस जिसके अंदर Na एटम्स होंगे उस गैस के या Na मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के, तो क्या होगा कि वो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो घेरेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेगा। तो देखो ये जो कंडीशंस होती है इसमें होता है टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन और प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm। अब एसटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसका एक विजुअलाइजेशन देखते हैं कि हम दिमाग में हमारे इमेज बने कि ये बात क्या है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं कि वो कुछ भी आयतन हमें वो दे देता है और हम उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर एसटीपी नहीं दे रखा होता है। विजुअलाइजेशन करके देखते हैं तो देखो क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी ये टेम्परेचर और ये प्रेशर अगर हम उस एक मोल गैस को देंगे तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो कवर करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कि कोई बोल दे कि सर अगर मैं उस गैस को 22.4 लीटर की गैस जो है उसको कंप्रेस करके मैं 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर ले आता हूँ, तो क्या सर अब उसके अंदर एक मोल गैस नहीं रही, क्या वो चेंज हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई? नहीं, ये नहीं होता है। एक मोल गैस के अंदर जो 1 लीटर थी उसके अंदर भी 1 मोल गैस ही है, तो फिर वो बोलेगा कि सर आप तो बोल रहे हैं कि 1 मोल गैस जो है वो 22.4 लीटर कवर करती है, और लेकिन मैंने तो उसको 1 लीटर के अंदर ले आया, तो ये कैसे सर, ये तो बात गलत है। तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि हाँ, तुमने 1 लीटर जो गैस थी उसको 22.4 लीटर से 1 लीटर के अंदर ले आए 1 मोल गैस को, लेकिन वो अगर एसटीपी पर होती तो उतना ही उसका वॉल्यूम होता। जब हमने उसको पास किया, जो हम उसके जो एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे उनको पास लेके आए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये हुआ कि वो जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स पास आएंगे तो वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, पास में आने की कोशिश करेंगे, रैंडम मोशन उनमें ज़्यादा हो जाएगी, कोलिजन उनमें ज़्यादा होगी, तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया। और जब वो पास में आएंगे, कंप्रेस कर दिया, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, हमने उसको कंप्रेस करके 1 लीटर में ले, अपोजिट डायरेक्शन में बाउंड्री पर लगने वाला जो प्रेशर था वो भी चेंज हो गया। यानी जब हमने उसको 1 लीटर के अंदर चेंज किया, तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर ले आए, तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो होती है वो सेम नहीं रही, यानी ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो थी ये नहीं रहती है, इस वजह से वो 1 लीटर के अंदर आ गया। अगर हम ये कंडीशन जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो पक्का 1 मोल गैस जो है वो 22.4 लीटर आयतन ही कवर करेगी, और अगर हम उसके साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगी। इतनी बात क्लियर है। तो आज हमने ये देख लिया कि मोल जो है उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। अब हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। 45 ग्राम ग्लूकोज जो है उसमें प्रेजेंट कार्बन एटम्स जो है उनकी संख्या अपने को बतानी है। 45 ग्राम ग्लूकोज में प्रेजेंट कार्बन एटम्स की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम 45 ग्राम ग्लूकोज जो है उसके अंदर हम ये निकालेंगे कि जो ग्लूकोज है उसके मोल्स कितने हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जो एक ग्लूकोज है उसके अंदर कार्बन के कितने मोल हैं, तो जो ग्लूकोज का ये मोल है, ग्लूकोज के जितने मोल आएंगे उसमें कार्बन के कितने मोल होंगे, और उस जितने मोल आएंगे उस संख्या को हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन देखते हैं हम फर्स्ट का। तो 45 ग्राम ग्लूकोज में डायरेक्ट हम करेंगे, पूरा मेथड से नहीं करते जाएंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो हैं वो कितने आ जाएंगे। देखो 45
अपॉन इसका आता है 180 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। देखो C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसके अंदर हम जब इनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें इसका क्या मिलता है, 180 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास ये आता है कि 1/4 मोल्स यानी 45 ग्राम के अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट है। ये बात जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 45/180 इज इक्वल टू 1/4 मोल्स। अब देखो कि एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं 6 कार्बन, तो एक मोल जो है, एक मोल जो होगा उसके अंदर कितने होंगे, 1 मोल के अंदर 6 मोल कार्बन परमाणु होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, तो एक मोल के अंदर 6 मोल, तो 1/4 मोल जो होगा उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 6/4 मोल्स ऑफ कार्बन। अब 6/4 मोल्स हैं तो और एक में और मोल के अंदर कितने होते हैं, Na एटम्स होंगे कार्बन के, तो 6/4 मोल के अंदर क्या होंगे, 6/4 इंटू Na इतने एटम्स जो है वो हमारे पास कार्बन के होंगे 45 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। तो देखो 6/4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो इसको हम करेंगे तो इसका आंसर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखते चले जाएंगे कि हमें देखते ही आंसर आना चाहिए, ज़्यादा लंबा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। सॉल्यूशन देखते हैं दूसरे का। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये दे दी इसने मोलैरिटी, मोलैरिटी देखते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला, कि मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी यानी मोलरता इनटू वॉल्यूम यानी आयतन, और आयतन याद रखेंगे किस में लेंगे, लीटर्स के अंदर। तो मोलरता हमें उसने कितनी दे रखी है, 0.2 इंटू आयतन, आयतन कितना दे रखा, 500 ml, 500 ml है, उसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.1, यानी इतने मोल, 0.1 मोल जो है वो 500 ml 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन के अंदर होंगे। अब ये जो आए हैं ये किसके आए हैं, यूरिया, यानी 0.1 मोल यूरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसने हमें क्या पूछा, यूरिया के ही मॉलिक्यूल्स पूछ रखे हैं, तो 0.1 जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 से। अब देखो कि अगर वो हमें ये पूछ लेता कि इस ये जो हमें कंडीशंस दे रखी है इसमें यूरिया के अंदर इतनी जो यूरिया है इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी, तो देखो सबसे पहले हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है NH2CO NH2। अब देखो कि जो एक मॉलिक्यूल होता है यूरिया का उसके अंदर कितने होते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम, और एक मोल जो होगा यूरिया का उसके अंदर क्या होंगे, 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये 0.1 मोल जो है उसके अंदर कितने होंगे, 0.1 इंटू 4 इतने मोल हाइड्रोजन के एटम होंगे, और नंबर पूछ रखा है तो Na से, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बेसिस पर मैं तुम लोगों को कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। 8 ग्राम CH4, इसमें हमें पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये बताओ कि इसके अंदर कितने मोल्स, 8 ग्राम CH4 के अंदर मीथेन जो है, यहाँ पे हमने जो मीथेन ले रखी है उसके मोल कितने हैं। मीथेन के मोल जो है वो आएंगे दिया गया वेट अपॉन इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, जो कितना होता है 16, 12 + 4 = 16, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल, यानी इतने वेट के अंदर 1/2 मोल हो गए मीथेन के। उसके बाद अगर हमसे वो पूछ लेता है कि इसके अंदर कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं
उनके कितने मोल होंगे। तो देखो 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल के अंदर 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मोल मीथेन के अंदर 4 मोल होंगे हाइड्रोजन के। तो 1/2 के अंदर कितने होंगे, 1/2 × 4 मोल होंगे किसके, इसके हाइड्रोजन के। ठीक है। उसके बाद देखो अगर वो हमसे ये पूछ लेता है, अब हम बात करेंगे जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो बात की थी, यहाँ पर वो बात आती है कि हमने जो न्यूट्रॉन थी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, वो क्यों पढ़े। देखो अगर हमसे वो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताओ, अगर वो हमसे ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताओ, तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम ये निकालेंगे कि कितने मोल हो गए, 1/2 मोल हो गया मीथेन का। क्लियर, ये हमारे पास पहले निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो कि 1 मॉलिक्यूल जो होता है CH4 का, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देखो कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 न्यूट्रॉन, और जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन होता नहीं है। यानी एक मॉलिक्यूल CH4 के अंदर सिर्फ 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो जो एक मोल CH4 होगा उसके अंदर कितने होंगे, 6 मोल होंगे न्यूट्रॉन्स, 6 मोल न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1/2 मोल। तो इस कंडीशन में 1/2 × 6 = 3 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे। अब अगर वो हमें ये पूछ लेता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × Na से डिवाइड कर देंगे, तो 3 × Na न्यूट्रॉन्स जो है वो अपने पास आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस अपनी क्लास थी उसको भी अपन ने कवर कर लिया। तो सारी चीज़ें हमें उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी, और ध्यान से इनको पढ़ेंगे। एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया है तो ध्यान से देखेंगे लेक्चर को, अपनी घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उम्मीद करता हूँ आप मेरा पूरा साथ देंगे और ख़ुद की पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू।